Good evening, class. As we have completed chapter 6 thermodynamics in the previous class of your chemistry, and as I have told you that in the next class we will solve the numericals of the NCERT book. Okay, so first of all, I request all of you to have your NCERT book with yourself so that it might be easy to read the question for you and easy to understand the solutions which I want to dictate to you. Okay, so first of all, I am explaining the question number 4. Okay, question number 4 of your NCERT, that it is given that a delta U of a combustion of methane is minus x kilojoule per mole. The value of delta H is, it is given, the four options are given. So delta U की जो वैल्यू दी गई है वो है माइनस एक्स किलो जूल पर मोल. ठीक है, कंबस्टन ऑफ मिथेन की बात कर रहा है. तो कंबस्टन ऑफ मिथेन का मतलब है कि CH4 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है. इट इज गिविंग यू CO2 प्लस H2. ओके, अब रिएक्शन का बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है. सो हियर इट इज 4 हाइड्रोजन, आई एम मल्टीप्लाइंग हियर बाय 2. ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन यहां देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, कार्बन 1, ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए 2 एंड 2 4. तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया. अब देखा जाए तो ये गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में है, पर वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है. ठीक है, यानी जो इसमें चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है, ठीक है, वो गैसेस के लिए काउंट होता है, किसी और के लिए काउंट नहीं होता है. क्योंकि हम जो भी रिएक्शन करा रहे हैं उसमें हम लोग गैसेस को कंसिडर करके रखते हैं कि गैसेस में कितना चेंज आ रहा है. ठीक है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला लगता है जो PV इज इक्वल टू nRT, इट इज ओनली वैलिड फॉर गैस, नॉट फॉर एनी अदर मैटर. ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा Ng निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कितना प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1 है, CO2 तो एक ही बन रहा है, जबकि रिएक्टेंट का कितना है 1 ये है और 2 ये है, तो 3 हो गया यानी -2. ठीक है, अब डेल्टा H को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NgRT था, डेल्टा NgRT ये फॉर्मूला था. ठीक है, यानी डेल्टा U की वैल्यू क्या है -x और ये माइनस डेल्टा Ng की वैल्यू -2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2RT, यानी डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी वो भी निगेटिव आएगी. अब एक बात बताइएगा, अगर मान लो ये -3 है, ये -2 है, तो -5 हो जाएगा, यानी डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से और भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि -5 क्या है -3 से छोटा है. तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि डेल्टा H की जो वैल्यू रहेगी इज इक्वल टू डेल्टा U, greater than delta U, less than delta U or 0. So my correct option is third, that is less than delta U. ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेस लॉ जो मैंने आप लोगों को बताया था. तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोलना चाह रहा था, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are given below. Enthalpy of formation of CH4 will be, आपको CH4 का बताना है, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बोल रहा है, यानी जब CH4 को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया जाए, जैसे अभी हमने एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा था CO2 प्लस 2H2, तो इसकी जो एंथैल्पी है डेल्टा H, उसकी वैल्यू है -890.3 किलो जूल पर मोल. ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं. फिर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट, तो यानी कार्बन का बर्न करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, कार्बन को बर्न करवा रहे हो, तो कार्बन बर्न करने के बाद क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है. ठीक है, एंड इसकी जो एंथैल्पी है वो है -393.5. देन एंथैल्पी ऑफ डाइहाइड्रोजन यानी H2 भी वाटर के साथ मिल करके आपको H2O देगा. बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो यहां पे भी 2 आ जाएगा. ठीक है, सो इसका जो एंथैल्पी है, और यू कैन आल्सो राइट इट लाइक, इसको हाफ आप लिख सकते हो ताकि ऑक्सीजन की वैल्यू 1 हो जाए, नो प्रॉब्लम एट दैट साइड. तो इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है वो है -285.8. ठीक है, एंड आपसे आप बोल रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ मीथेन को फॉर्म होने में कितनी एंथैल्पी लग रही है, यानी 2H2 दैट इज गिविंग यू CH4. ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी
कि जैसे कि अगर मुझे इन दोनों को मैं ऐड करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट करा दूं, पर सब्ट्रैक्ट कब कराऊंगा, जब मैं इसको अपोजिट लिख दूं। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को अगर मैं बदल दूं तो इसके एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। इट मींस इसको अगर मैं अपोजिट तरीके से लिख दूं कि इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख दूं, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एंड ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे कि CO2 plus 2H2 इट्स गिविंग यू CH4 plus O2। ठीक है, अब मैं इन तीनों रिएक्शन को अगर ऐड करूं, लेकिन ऐड करने से पहले मुझे एक चीज और देखना है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 होने चाहिए, यानी इस रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो, क्योंकि ये बराबर आएगा। देखो एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो नहीं है, एक ही हाइड्रोजन है। इट मीन व्हाट आई हैव टू डू कंप्लीटली दैट इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। सो इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू रहेगी, अब इसको अपोजिट अगर मैं कर रहा हूं, फिलहाल अभी इसको रुक जाइएगा, अगर मैं इसको अपोजिट कर रहा हूं इट मीन्स ये CO2 और ये CO2 कैंसिल आउट। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2H2, ये O2, 2H2O, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 285.8 से 685 1 एंड 7 एंड 571.6। तो 2H2O और 2H2O भी कट गया। होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे। एंड ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे जो थी 4 and 2, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, सॉरी, तो एक ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन भी कट गए, ये दोनों प्लस हो गया और उधर वाले के साथ माइनस हो गया। रिमेनिंग क्या बचा, कार्बन प्लस H2 एंड CH4 ये बचा। यानी अब आपको क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है और इसको माइनस करना है। इट मीन माय टोटल एंथैल्पी वैल्यू कम्स, वेट अ सेकेंड, हाँ इसको माइनस करना है। ठीक है, सो माय टोटल एंथैल्पी वैल्यूज कम्स, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज माइनस 74.8 किलो जूल पर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू रहेगी कि कितना आना चाहिए। ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट वेट अ सेकेंड, सॉरी क्लास, मैं यहाँ किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, तीनों को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐड करूंगा तभी तो LHS और RHS कैंसिल होंगे। ठीक है, इट मींस यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करूंगा, प्लस करूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं माइनस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली नहीं कटेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तभी कट होता है जब दोनों का साइन भी क्या हो, सेम हो। इस केस में अगर मैं माइनस करूंगा तो नहीं होगा, प्लस करूंगा तो साइन सेम होगा, इट विल बी कैंसिल्ड आउट एंड माय आंसर विल बी करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए। ओके, सो हेस लॉ से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ाया था, तो let us first discuss the question of the Gibbs energy, and if we have the enough time we will discuss the other questions also. And मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन नंबर, मतलब प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। So let us move to the another question, that is question number 16. It is a reasonable question. It is asking for an isolated system, delta U is equal to 0. What will be delta S? ठीक है, it is saying कि अगर एक isolated system है तो isolated system में क्या होता है, ना हीट का ट्रांसफर होता है ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है। तो उस केस में डेल्टा U इज इक्वल टू 0 है। आपसे डेल्टा S की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात बताइएगा, जैसे ये रहता है कि अगर थर्मस में चाय वगैरह रखी रहती है, जैसे जो थर्मस आता है जिसमें 4-5 घंटे तक चाय गर्म रहती है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि कंटिन्यूसली अगर उसमें चाय रखी है तो वो कंटिन्यू तक गर्म रहती है, धीरे धीरे वो अपना हीट लूज करता है एनी हाउ, क्योंकि परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं से वो एनर्जी लूज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उसकी एंट्रोपी भी चेंज होती जाएगी। इट मीन्स एंट्रोपी कभी रुकती नहीं है। एंट्रोपी अगर खाली चीजें रख दोगे तो एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होगी, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, तो हियर इट इज सेइंग दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी for an isolated system is zero. It does not exchange any energy with the surrounding, but entropy tends to increase in spontaneous reaction. यानी मैंने आपसे कहा था कि हीट हमेशा
हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही जाती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो हमेशा। क्या रिएक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इट मीन डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, यानी एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इट विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला फॉर द रिएक्शन 2a plus b is converting into 2d, डेल्टा u की वैल्यू आपको दी गई है, डेल्टा s की वैल्यू आपको दी गई है। इट इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द डेल्टा g एंड इज आल्सो आस्किंग यू टू प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन में ऑकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेल्टा h की जो वैल्यू मालूम है, सॉरी डेल्टा g जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड एज डेल्टा h माइनस टी डेल्टा s। ठीक है, हमें डेल्टा s दिया है, ठीक है, डेल्टा एच नहीं दिया है, ना ही टेम्परेचर दिया है। तो अगर टेम्परेचर आपको नहीं देता है ना, तो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन प्रेशर मान सकते हो 298 केल्विन। हम हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान के चलते हैं। 298 केल्विन जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक कंडीशनल मान सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो हमें इक्वेशन दिया गया है 2a गैस, ये गैसेस स्टेट में दिया गया है, इस वजह से हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। अब ये बताइए प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। रिएक्टेंट के कितने हैं? 2 + 1 3, दैट इज -1। ठीक है, आर की जो वैल्यू रहती है वो हम यूनिट के बेसिस पे जो कंसिडर करते हैं तो वो रहती है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। हम हमेशा आर की वैल्यू को ये कंसिडर करके चलते हैं, हमें यही वैल्यू रख करके आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो है -10.5 किलो जूल। तो किलो जूल में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे ये 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रहता है, पर हमारे पास डेल्टा यू की जो यूनिट है वो किलो जूल में है। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो है -10.5 किलो जूल। ठीक है, एंड ये भी माइनस में है, -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 इंटू इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, और ये 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आप उनको देखना पड़ेगा खुद से। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो है -12.978 किलो जूल। ये डेल्टा एच की वैल्यू आएगी। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू रख करके आपको डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस हियर दैट क्रिएटेड कि आपके पास जो एस की वैल्यू है, जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो है -44.1 जूल पर केल्विन है, और इसकी जो यूनिट है वो किलो जूल में है, और इसकी जो यूनिट है वो जूल में है। इट मींस मुझे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा, या फिर इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर दूं। आपके पास दो ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट करता हूं, यानी 1000 से डिवाइड कराऊंगा, यानी -0.0441 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब देखिए कैसे डेल्टा जी हमें कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई थी? -12.978 एंड इट इज माइनस, एंड इसकी भी वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टेम्परेचर 298 इंटू 0.0441 जूल पर केल्विन, और इसकी यूनिट क्या है? केल्विन। तो केल्विन और पर केल्विन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस एंड सॉल्विंग दिस आवर वैल्यू इज 0.164 किलो जूल। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। अब अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? नहीं। फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस इट इज नेसेसरी दैट डेल्टा जी वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ। सो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। नाउ one more formula that we have learned for the delta G, that for the Gibbs energy, for the equilibrium constant क्या था? -2.303 nRT log K।
ठीक है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला उसमें स्टडी किया था, सॉरी ये आरटी लॉग के था, हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था। इस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है एंड इसमें नेसेसरी आपको लॉग टेबल यूज करना आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एग्जांपल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व करके रखिएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10, यानी के आपको दिया गया है, के की वैल्यू क्या है 10। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी given R is 8.314 joule per Kelvin per mole and T is 300 Kelvin। इसमें डायरेक्टली आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, -2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर है 300 केल्विन एंड log 10। तो log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपको याद रखना है। log 10 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला रहता है कि log बेस a, ठीक है, ये रहता है। जैसे आपको बुक में ऐसे मिल जाएगा log k ln k, तो ये log बेस e रहता है, एक्सपोनेंशियल रहता है, नेचुरल लॉग। एंड इसको अगर हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2.303 log बेस 10 होता है। ठीक है, मतलब log बेस 10 में कैलकुलेट करते हैं, ये 10 नहीं रखते हैं हम, तो इसका log बेस 10 k हो जाता है। एंड अगर k की वैल्यू 10 है तो log बेस 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, सो योर आंसर्स कम 5527 किलो जूल, सॉरी जूल पर मोल, और आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। वन मोर थिंग, यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, दैट इज बेस्ड ऑन द हेस लॉ। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। एंड द हेस लॉ से एक और क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, मीथेन को बर्न होने वाला, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा सा दिया हुआ है कि कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO एंड NO2 गैस गिवन half NO2 plus half O2 gives NO and delta H of the reaction is 90 kilojoule per mole and NO plus half O2 that gives NO2 and delta H of the reaction is -74 kilojoule per mole। ठीक है, जो इसमें जैसे कि अगर हम देखें कि चेंज इन नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, यदि फर्स्ट रिएक्शन में हम देखें तो NO का एक मॉलिक्यूल है, हाफ N2 एंड हाफ O2 का जो है चेंज नहीं हो रहा है, यानी 1 और 1 - 1 यानी 0, यानी डेल्टा Ng की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, पर यहाँ पे डेल्टा H जो है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस ये अनस्टेबल इन नेचर है, यानी ये एटमॉस्फेयर का हीट बढ़ाएगा और जो एटमॉस्फेयर को गर्म करे वो अनस्टेबल होता है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमसे पूछा है तो अनस्टेबल है। दूसरे रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव दी गई है, -74 किलोजूल पर मोल। इट मींस इट इज एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द नेचर, यानी ये नेचर को इफेक्ट नहीं करेगा, इट मींस इट इज स्टेबल इन नेचर। ओके, तो ये आपके लिए दो आंसर है कि फर्स्ट रिएक्शन अनस्टेबल है और दूसरा रिएक्शन स्टेबल है। तो क्लास हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, आप उसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। इनकेस यदि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, सो यू आर फ्री टू आस्क मी कि सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा दीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू इन द वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टडी वेल, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर हाइड्रोजन। ओके, so take care।